और हमारा मेन कैरेक्टर जैसे कि मॉडर्न दुनिया में जुम्बा या फिर स्ट्रेचिंग करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, उन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को स्ट्रेच करने के लिए कह रहा होता है। लेकिन वो सारी जो पोजीशंस होती है वो उनके लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रही होती है, लेकिन इसी के साथ में उनके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी भी सर्कुलेट हो रही होती है, जिसके वजह से उन्हें काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है। यहाँ तक कि हमारे ग्रे के बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी और इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जाती है कि वो ब्रेक थ्रू करने वाला है उसे लगने लगता है। और जैसे कि उन लोगों को वहां पर वार्म एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी मिल रही होती है, वैसे वह जगह या फिर उस प्लेनेट को भी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी अच्छी खासी मिल रही होती है, जिसके वजह से वो जो प्लेनेट है और फिर से नए से बनने लगता है। जैसे कि वहां पर पेड़ फूल पौधे सब कुछ खिलने लगते हैं। और जब हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कर रहा होता है तब उस प्लेनेट के अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि क्रिएशन की एनर्जी होती है। उस गोल्डन कलर की जो लाइट है वो 33 हेवंस यानी कि 33 प्लेनेट पर पर्पल हेवन पैलेस से भी देखी जा सकती थी। और उसी गोल्डन कलर के लाइट को देखते हुए जो पर्पल हेवन पैलेस का मास्टर होता है उसके पास एक डिस्क होती है जिसमें की हलचल होने लगती है, जिसके वजह से कई सालों से सोया हुआ पर्पल हेवन का जो मास्टर है वो अपने नींद से जाग जाता है। और जैसे ही पर्पल हेवन का मास्टर अपने नींद से जाग जाता है और अपने डिस्क में इस हलचल को देखता है, वैसे वो अपने सारे सेंट यानी कि अपने सारे डिसाइपल को बुलाने के लिए एक मैसेज भेज देता है। और जैसे ही उस मास्टर का बुलावा उन सेंट के पास पहुंच जाता है, वैसे उसके डिसाइपल को या फिर सेंट को वो एक एक कर वहां पर आने लगते हैं। सबसे पहले जो सेंट आता है वो अपने भैंसे पर बैठकर आता है, जिसका क्या नाम तियानशिन लाउजुन होता है। उसके आने के साथ एक और सेंट वहां पर पहुंच जाता है जो कि तियानशिन लाउजुन से कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हारा जो भैंसा है वो कब का ही मर चुका होगा, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। उसका नाम होता है यू किंग योनशी। इनके नाम याद रखना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं 1 नंबर 2 नंबर कहकर इन्हें पुकारूंगा। फिर जो पहले वाला सेंट है वो दूसरे वाले सेंट से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर मास्टर ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। ये सुनने के बाद जो दूसरा वाला सेंट है वो पहले वाले सेंट से कहता है कि मुझे लगता है कि मास्टर ने हमें उस गोल्डन लाइट के सिलसिले में ही यहाँ पर बुलाया होगा। और जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते तभी वहां पर 2 शॉट्स आते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि तभी उन शॉट्स में से एक लड़के बाहर निकल के आती है जिसका के नाम टांग किंगलिंगबा होता है, जो कि असल में एक लड़का होता है, लेकिन उसने अभी के लिए एक लड़की का भेष लिया होता है। वो उन दोनों सेंट के पास आती है, उनसे कहती है कि पुराने दोस्तों से मिले हुए काफी ज्यादा समय हो गया है। ये सुनने के बाद जो दूसरा वाला सेंट है वो तीसरे वाली लड़की सेंट से कहता है कि आखिर तुम लड़की के भेष में यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो तीसरे वाली सेंट है वो कहती है कि हमारा असल में कोई भी फॉर्म नहीं होता, यानी कि हमारे असल में कोई भी बॉडी नहीं होती, इसीलिए हम किसी भी तरह के अपीयरेंस को ले सकते हैं। इसीलिए मैं आज इस जगह पर इस तरह का रूप लेकर आई हूँ। वे सब कह रहे होते कि तभी वहाँ पर और 2 सेंट आते हैं जो कि मॉन्क होते हैं। वहाँ पर आने के साथ ही जो चौथा वाला सेंट होता है वो कहता है कि आप लोगों से मिले हुए काफी ज्यादा अरसा हो गया। लेकिन उन दोनों को देखने के बाद जो पहले 3 सेंट थे वो ज्यादा कुछ खुश नहीं लग रहे होते। इसका ये मतलब है कि उन तीनों में और उन दोनों में ज्यादा नहीं बनती। तभी वहां पर होली मदर ऑफ क्रिएशन नोआ आ जाती। ये वही नोआ है जिसने की हमारे डीजन को वो मैप दिया होता है, जिनके के मदद से उसने मिंग और बाकी सब लोगों को उसके अंदर कैद किया था। और ये भी उन 5 लोगों की तरह एक सेंट होते है जो कि अपने मास्टर के बुलावे पर वहां पर आई होती है। फिर जो तीसरे वाली सेंट होती है वो लूना से कहती है कि लेडी लूना, हमारे जो मास्टर है होंगजुंग लाओजू, ये वही होंगजुंग लाओजू है जिसने की सबसे पहले दाव के अंत में जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे वहां पर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन आखिर में उसे रास्ता मिल जाता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो उसकी सारी कल्टीवेशन सप्रेस हो जाती है, जिसके वजह से वो ज्यादा दिनों तक अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता और वो वहां पर से बाहर निकल के आता है। जो लेडी नोवा है वो भी होंगजुंग के साथ वहां पर गई हुई थी। फिर जो तीसरी सेंट है वो अपना बोलना चालू रखती है और लेडी लूना से कहती है कि हमारे जो मास्टर है वो कई सालों से सो रहे हैं, फिर अचानक से क्यों जाग गए। क्या सब डिजोलेट रिलम के डिस्टर्बेंस से हुआ है। डिजोलेट रिलम ये वही रिलम है जहाँ पर अभी के लिए हमारा मेन कैरेक्टर है। इसे डिजोलेट रिलम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पूरी जगह बंजर पड़ी हुई है, वहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के वहां पर स्ट्रेचिंग करने के वजह से जो डिजोलेट रिलम था वो फिर से पहले जैसा यानी कि हरा भरा होने लगा है। फिर जो लेडी लूना है वो तीसरे सेंस से कहती है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो हेवनली दाव के साइकिल से जुड़ा हुआ है। अगर साइकिल ठीक से चल
चल रही है तभी हमारे मास्टर ठीक से रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हेवनली दाव के अंदर पूरा केओस मचा हुआ है। मुझे भी इस तरह के मिस्ट्रीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। चलो देखते हैं कि आखिर मास्टर हमें किस तरह से इसे एक्सप्लेन करते हैं। इतना कहने के साथ ही हमें हंगजिंग के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे सेंट आ चुके होते हैं। उन्हें वहां पर देखने के बाद जो हंगजुन है वो उनसे कहता है कि अभी के लिए जो डिजोल्यूट रिलम है वो काफी ज्यादा स्टेबल है और तुम लोग मुझे फॉलो करते हुए केओस के 6 सेंट बने और तुम जल्दी दाव को कॉम्प्रहेंड भी करने वाले हो। और अभी के लिए अचानक से इस दुनिया में एक नई सुप्रीम फोर्स आई जो कि इस दुनिया को रिशेप और फिर से नई जैसा बना रही है। तुम लोगों को पता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। ये सुनने के बाद जो पहले वाला सेंट है तो अंजुन से कहता है कि क्या ये सब आपके वजह से नहीं हो रहा है मास्टर। और जो तीसरी वाली सेंट है वो हंगजुन से कहती है कि मास्टर आप ही के पास ऐसी शक्ति है जो कि इस जैसे दुनिया को हिला देने वाले काम कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जो हंगजुन है वो उसी डिस्क को सामने लाते हुए उन सारे के सारे सेंट से कहता है कि मैं इस प्राइमल क्रिएशन जेड डिस्क की वजह से अवेकन हुआ हूँ। ये जो प्राइमल क्रिएशन जेड डिस्क है वो हेवनली दाव को रिप्रेजेंट करती है। और मुझे अभी के लिए पता चला है कि हेवनली दाव के ऊपर भी एक ग्रेट दाव है जिससे कि डिजोल्यूट रिलम के अंदर आने वाले जितने भी रिलम से उन्हें संभालना चाहिए। लेकिन अभी तक इस ग्रेट दाव को अनकवर करना बाकी है। सुनने के बाद वहां पर के जो सभी 6 सेंट वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते कि क्या मास्टर भी उसे अभी तक उजागर नहीं कर पाए। ये सुनने के बाद जो हंगजुन होता है वो कहता है कि ये जितना हमने सोचा था उससे भी कई गुना ज्यादा सीरियस बात है। अगर तुम्हें इस दुनिया में कुछ बदलाव करने हैं तो तुम्हें ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ता है। अभी के लिए जो हेवनली सीक्रेट्स है वो बदल रहे हैं और जब तुम लोग डिजोल्यूट रिलम में वापस जाओगे तो वहां पर जो कुछ भी अजीब चीजें हो रही है उसके बारे में तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना होगा। लेकिन अगर तुम्हें ऐसी कोई चीज मिलती है जिसके के बारे में तुम कुछ समझ नहीं पाओगे तो जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट करना। फिर वहां से सीन चेंजर होकर मैं हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिनकी की एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी होती है। फिर वो अपने पसीने को पूछते हुए उन लोगों से कहता है कि इस एक्सरसाइज को कोमोस कहते हैं। अगर तुम लोग हर दिन इसकी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। इतना कहने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर वो एक जगह पर इस तरह से क्यों खड़े हैं। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो एक जगह पर खड़े हैं लेकिन वो लोग अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस में होते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मिली होती है जिसके वजह से उन्हें काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर की उस एक्सरसाइज के वजह से उन्हें काफी ज्यादा फायदा भी पहुंचा होता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो लोग काफी कुछ बकवास की बातें करते हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। बस मुझे ये समझ में आया कि वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक छोटी चींटी जैसे है और हमारे मेन कैरेक्टर की वजह से उन्हें काफी ज्यादा फायदा पहुंचा होता है जिसके वजह से वो रोने लगते हैं। उन सब लोगों को रोता हुआ देखकर हमारे मेन कैरेक्टर उनसे कहता है कि ये तो बस सिर्फ एक सिंपल सी एक्सरसाइज थी, आखिर इसमें रोने वाली क्या बात है। अगर तुमने इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ भी नहीं सीखा है तो तुम चिंता मत करो, मैं एक और बार तुम्हें इसे सिखा सकता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मिंगे के सर को सहलाते उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास इससे भी सिंपल एक्सरसाइज है जो कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, अपने ही कुछ मन में बना लेते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कह रहा है कि जो कल्टीवेशन का रास्ता है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। अगर तुम हार गए तो बिल्कुल भी मत डरना बल्कि उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना। और हमारे मेन कैरेक्टर का कहने का मतलब कुछ और होता है और ये समझते कुछ और है जिसके वजह से वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर को टेंथ मानने लगती है। यहाँ तक कि जो डीजून है वो हमारे मेन कैरेक्टर को हंगजुन से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल सेंट मानने लगता है। हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल तो है लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर खुद को ये नहीं पता है कि आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल है। हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में इतना सब कुछ उल्टा पुल्टा सोचने के बाद जो वो लोग है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुकते हुए उनसे कहते हैं कि मास्टर हमारे ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट करो। उन लोगों की इस तरह से करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए अपने मन में कहता है कि क्या सिर्फ कुछ डांस मूव्स को सिखाने के साथ ही तुम लोग मुझे अपना सेंट मास्टर मान रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों से कहता है कि मेरे सामने झुकना बंद करो और तुम मुझे सेंट मास्टर क्यों कह रहे हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी मोर्टल हूँ और मैंने तुम्हें जो सिखाया वो कोई डिवाइन मार्शल आर्ट नहीं है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद वो लोग अपने मन में कहते हैं कि हमारे जो मास्टर हो सच में काफी ज्यादा अच्छे है, उन्होंने प्रोफाउंड टेक्निक हमें दे दी लेकिन हम जो उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे उस रिस्पेक्ट को मना कर रहे हैं। और अगर सेंट मास्टर के बारे में बोलो तो इनका जो रहना सहना, इनके हर
एक टेक्निक, इनका बोलने का ढंग सब कुछ एक साधारण इंसान की तरह है। वो अपने अंदर किसी भी तरह की घमंड या फिर अपने आप को कुछ ज्यादा ऊंचा नहीं समझते। और अगर मैंने इनके प्रतिभा अपने आंखों से नहीं देखे होते तो इन्हें देखने के बाद कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा ये जो ऑर्डिनरी दिखने वाला जो इंसान है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और एक साधारण सा मोर्टल जो कि सेलेस्टियल हाइट्स को अचीव कर सकता है, क्या यही सेंट मास्टर बनने का सेक्रेट रास्ता है? फिर जो मिंगे है वो अपने मन में कहते हैं कि अगर मेरे स्टेप फादर अपनी पावर और अपने कल्टीवेशन को छुपाना चाहते तो हमें भी आगे बढ़ते हुए उनकी कल्टीवेशन में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। फिर जो डीजून है वो आगे बढ़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि ब्रदर मुझे पता चल गया है कि आखिर मेरी डेस्टिनी कहाँ पर है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से डीजून के हाथ को पकड़ते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हें इतना मारा लेकिन तुम गुस्सा नहीं हो, इसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम मेरे बेटे के पास आकर किस कुंपेंग की बात कर रहे थे। ये सुनने के बाद जो डीजून है वो मिंगे की तरफ देखने लगता है और मिंगे हमारे मेन कैरेक्टर से चिपकते हुए मुस्कुरा कर उसके तरफ देखने लगती है। फिर जो डीजून है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो कुंपेन है वो मेरे सबसे ज्यादा ट्रस्टेड लोगों में से एक आता है, लेकिन कई सालों से वो लापता है। लेकिन कल मुझे उनके कुछ ट्रेसेस मिले थे और साथ ही में मुझे ये भी पता चला था कि उस जगह पर मिंगे भी थे, इसलिए मुझे लगा कि मिंगे के पास होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर डीजून से कहता है कि जो मिंगे वो छोटी सी लड़की आखिर कुनपेंग के साथ इसका क्या संबंध हो सकता है या फिर उसकी मिंगे को क्या जरूरत पड़ सकती है। ये सुनने के बाद जो मारा है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आप मिंगे को जैसा समझते हो वो बिल्कुल वैसे नहीं हो, काफी ज्यादा पावरफुल, साथ ही में काफी ज्यादा समझदार भी है और उसकी जो पावर है वो मुझसे और हमारे फैमिली के जितने भी एल्डर्स है उनसे कई गुना ज्यादा है। यहाँ तक कि अगर हम किसी बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं तो हम मिंगे के पास आकर ही उसकी सलाह लेते हैं। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मिंगे से कहता है कि मिंगे आखिर किसने सोचा होगा कि तुम एक प्रोडिजी होगी। इतना कहने के बाद वो ये सोचने लगता है कि आखिर मिंगे के किन साथियों में से या फिर कौन सा साथी कुनपेंग है। और जब हम ग्रेट दाव के अंदर से बाहर निकले थे तब हमने किसी और को नहीं देखा था। ये सुनने के बाद जो मिंगे है वो हमारे ग्रे की तरफ देखने लगती है, लेकिन ग्रे अपने हाथ जोड़ते हुए मिंगे से कहता है कि प्लीज मेरे बारे में सच्चाई किसी को भी मत बताना। ये सुनने के बाद जो हमारी मिंगे वो साफ साफ मना कर देती है कि मेरे पास तुम्हारा कुनपेंग नहीं है। ये सुनने के बाद जो डीजून है वो अपने मन में कहता है कि जो कुनपेंग की लाइफ लैंप है वो काफी ज्यादा अच्छे से जल रही है, यहाँ तक कि उसमें बढ़ोतरी भी हुई। इसका ये मतलब है कि जो कुनपेंग है उनकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और कल मिंगे और कुनपेंग एक ही जगह पर थे। इसका ये मतलब है कि कुनपेंग को यांगली के पास से कुछ फॉर्चून मिला होगा या फिर उसे कोई अच्छी सी चीज मिली होगी। लेकिन आखिर वो खुद को सामने क्यों नहीं ला रहा है? मेरे सामने सिर्फ मिंगे, मारा और जो यांगली है वो है, और इसके अलावा जो यांगली का चिकन है वो है, लेकिन चिकन कभी भी कुनपेंग नहीं हो सकता। और जो मास्टर कुनपेंग है वो काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस पोजीशन से आते हैं, इसीलिए वो कभी भी बाहर के लोगों को अपना मास्टर नहीं मानेंगे। जरूर उनका सामने ना आने का कोई ना कोई रीजन होगा। इतना सोचने के बाद जो डीजून है वो हमारे मेन कैरेक्टर से विदा लेकर वहां से चला जाता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और पोर्टल में से डीजून बाहर निकल के आता है। जब वो बाहर निकल कर सामने की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर काफी कुछ बदला हुए होते हैं। फिर वो अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है कि लेकिन इसके बारे में लेडी लूनो को समझाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर नुआ का पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी नुआ के पास एक लड़की आती है, उनसे कहती है कि जो माइजेस्टी वापस आ चुके हैं। उसका इतना कहने के साथ ही हमें वहाँ पर डीजून को दिखाया जाता है जो कि लेडी नुआ को वहाँ पर आकर ग्रीट करता है। फिर जो लेडी लूना है वो डीजून से कहती है कि आप जल्दी लौट आए, कि आपको कुनपेंग मिल गए। जब मिंगे को पता चला होगा कि आपके पास माउंटेन रिवर का मैप है तो काफी ज्यादा डर चुकी होगी और जो कुनपेंग है उन्हें आपको लौटा दिया होगा। सुनने के बाद जो डीजून है वो लेडी लूना से कहते हैं कि मास्टर कुनपेंग मुझे वहाँ पर नहीं मिले, लेकिन जो मिंगे उसके जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा बदल चुकी है। ये सुनने के बाद जो लेडी लूना है वो डीजून से कहती है कि मुझे जल्दी उसके बारे में बताओ। लेकिन जब वो डीजून की तरफ देखते हो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते, उससे कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम्हें किसने पीटा। और वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आखिर मुझे बताओ कि किससे ने तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की, मैं अभी उन्हें नहीं छोड़ूंगी। लेडी लूना के गुस्से के वजह से, उनके अंदर से निकलने वाले प्रेशर के वजह से जो उनके नौकरानियां होते हैं उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेडी लूना को इतना ज्यादा गुस्से में देखने के बाद जो डीजून है वो लेडी लूना को शांत करते हुए उनसे कहता है कि आप शांत हो जाइए। जो एंसेस्टर मिंगे थे उन्हें ग्रेट दाव के अंत में कोई सीक्रेट टेक्निक मिली थी जिसके वजह से उन्होंने अपने पूरे के पूरे ब्लड सी को सैक्रिफाइस कर दिया और आखिर में किसी से
सेंट ने उनकी जान बचाई और उन्हीं सेंट को ऑफेंड करने के वजह से मुझे इंजरी आई है और इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। ये सब मेरी गलती की वजह से मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। ग्रेट दाव के अंत में एक सेंट के बारे में सुनने के बाद जो लेडी लूना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही में वो अपने मन में कहती है कि आखिर मिंगे को किस तरह की टेक्निक मिली होगी। फिर जो लेडी लूना है वो शांत होते हुए डीजन से कहती है कि लेकिन उस सेंट को ये पता होना चाहिए कि तुम एक हेवनली एम्परर हो, आखिर वो तुम्हें इस तरह से कैसे मार सकता है, वो तुम्हारी गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। लेकिन मैं कुछ समय पहले उन 5 सेंट से मिले, लेकिन उन्होंने इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया है। ये सुनने के बाद जो डीजन है वो लेडी लूना से कहता है कि वो जो सेंट है उसे मैं भी नहीं पहचानता। वो अपने आप को यंगली कहता है और ये भी कहता है कि वो ग्रेट दाव के अंत में काफी ज्यादा समय से है। उसने कभी भी ग्रेट डिसोल्यूशन रिलम के अंदर अपना पैर भी नहीं लगा, लेकिन उसकी जो कल्टीवेशन है काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि वो सेंट लेवल का भी हो सकता है। ये सुनने के बाद जो लेडी लूना है काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इस हेवन के जो लॉ और जो डेस्टिनी होती है उसके खुद के रूल्स होते हैं, लेकिन अभी के लिए इस हेवन के नीचे सिर्फ 6 सेंट है और फ्यूचर में और भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन और भी ज्यादा सेंट का आना ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है। क्या ये सब डेस्टिनी की शिफ्टिंग की वजह से हो रहा है? आखिर वो सेंट अचानक से कैसे अपीयर हो गया, या फिर वो इस दुनिया के क्रिएशन के पहले से ही प्रीमोर्डियल स्पिरिट है? फिर जो लेडी लूना है वो डीजन से कहती है कि सबसे पहले मैं तुम्हें हिल करती हूँ और तुम्हें ये बात जरूर याद रखना कि फ्यूचर में तुम्हें डीमन क्लैन को काफी अच्छी तरह से लीड करना है। जो ग्रेट डिसोल्यूशन रिलम था वो पहले जैसा नहीं रहा। फिर हमें कुछ समय बाद अंडरवर्ल्ड के अंदर जाने वाले पोर्टल के वहां पर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लेडी लूना पहुंच चुकी होती है। वहां पर आ जाने के बाद जो लेडी लूना है वो अपने मन में कहती है कि जो यांगली उसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। मुझे डीजन को हिल करते वक्त मुझे कई सारे फर्टाइल सॉइल का इस्तेमाल करते हुए उसे हिल करने की जरूरत पड़ी। यह अच्छी बात है कि जब वो डीजन के साथ लड़ रहा था तब उसे डीजन को मारने का कोई भी इरादा नहीं था। अगर वैसा वो इरादा रखता तो अब तक हमें हेवनली एम्परर की जो जगह है किसी और को देनी पड़ती। इतना कहने के बाद जो लेडी लूना है वो अंडरवर्ल्ड के अंदर आ जाती है और जैसे लेडी लूना अंडरवर्ल्ड के अंदर आ जाती है वैसे मिंगे को ये पता चल जाता है कि कोई तो अंदर आया है। फिर हमें लेडी लूना को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आने के बाद अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए वो पूरी जगह स्कैन करती है। वो पूरी जगह स्कैन करने के बावजूद भी उसे कुछ डेमंस के अलावा कोई और नहीं दिखता। लेकिन तभी लेडी लूना के पीछे हमारे मिंगे आ जाते और उसे कहते कि लेडी लूना आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही है। और साथ ही में हमारे मिंगी को यह पता चल जाता है कि जो डीजन है उसने हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सब कुछ लेडी लूना के पास उगल दिया है। फिर जो लेडी लूना है वो सीधा मिंगे से कहते है कि यांगली यहीं पर है ना, जल्दी से मुझे उसके पास लेकर जाओ। लेडी लूना की ये बात सुनने के बाद हमें मिंगे को दिखाया जाता है। मिंगे को देखने के बाद लेडी लूना को पता चल जाता है कि मिंगे को कोई भी इरादा नहीं है उसे यांगली के पास लेकर जाने का, जिस बात से जो लेडी लूना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने ऑरा को रिलीज करते हुए मिंगे से कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हें ग्रेट दाव के अंत में कोई अपॉर्चुनिटी मिली है। क्या उस अपॉर्चुनिटी की वजह से तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है कि तुम सेंट ने कहे हुए बात को नहीं मान रही हो? लेडी लूना की यह बात सुनने के बाद जो मिंगे हो लेडी लूना से कहती है कि वो जो सेंट है उसे ग्रेट डिसोल्यूशन के अंदर किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं, वो अपनी जिंदगी खुलकर जीता है और साथ ही में उसने अपने आप को एक मोर्टल फॉर्म भी दिया है। मुझे लगता है कि वो ग्रेट दाव की जो मिस्ट्रीज है उन्हें फिर से एक्सपीरियंस करना चाहता है और मुझे इस बात से डर लग रहा है अगर मैं आपको उसके पास लेकर जाऊँ तो उसकी जो कल्टीवेशन है वो डिसरप्ट हो जाएगी। इसके वजह से उसकी जो प्रोग्रेस है वो वहीं पर रुक जाएगी और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो लेडी लूना है वो मिंगे से कहती है कि इस तरह की कोई भी चीज नहीं होती, अगर तुम मुझे वहां पर नहीं लेकर गई तो तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। लेडी लूना की ये बात सुनने के बाद जो मिंगे काफी ज्यादा डर जाती है। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि मिंगे के कैसल में पहुंच चुके होते हैं। वहीं पर हमारा जो ग्रे वहां पर एक्सरसाइज कर रहा होता है कि तभी लेडी लूना उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रे है वो खिसकते हुए काफी ज्यादा दूर चला जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट भी लगती है। लेकिन अपने ऊपर छुपकर हमला करने वाले पर हमारा जो ग्रे है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे ऊपर छुपकर हमला करने के। लेकिन तभी उसे एहसास हो जाता है कि वहां पर लेडी लूना है और जब ग्रे पीछे मुड़कर लेडी लूना को देखता है तो काफी ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो रोल करते हुए सीधा लेडी लूना के पैरों में गिर जाता है और उसके पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए उसे माफी मांगने लगता है। ग्रे को इस तरह से करता हुआ देखकर जो लेडी लूना है वो भी कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन बाहर की इतनी आवाज की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर कैसल से बाहर आते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर कौन इतनी ज्यादा आवाजें कर रहा है। लेकिन जब हमारा मेन कैरेक्टर लेडी लूना से मिलता है तब उसके दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी
कहाँ लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। लेकिन हमारी लेडी लूना होती है सख्त लोंडे। हमारे मेन कैरेक्टर को उसकी तरफ इस तरह से दिखता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने प्रेशर को रिलीज करने लगती है, जिस प्रेशर के सामने हमारे मिंगे भी काफी ज्यादा मुश्किल से खड़ी हो पा रही होती है। यहाँ तक कि हमारा जो ग्रह है वो तो जमीन के अंदर दब चुका होता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को लेडी लूना के प्रेशर से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे हवा के अंदर लेडी लूना की खुशबू आ रही होती है। फिर हमें लेडी लूना को दिखाया जाता है जो कि अपनी उंगली पर एनर्जी इकट्ठा करते वो उस उंगली को हमारे मेन कैरेक्टर के माथे के ऊपर रख देती है। लेडी लूना को इस तरह से करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं समझ पाता और उसके हाथों को पकड़ते हुए अपने माथे से दूर करते हुए लेडी लूना से कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। और साथ ही में हमारे मेन कैरेक्टर को उसके हाथ इतने ज्यादा सॉफ्ट महसूस होते हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी आसानी से अपने हाथों को पकड़कर दूर करता हुआ देखकर जो लेडी लूना है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके वजह से जो लेडी लूना है वो अपने प्रेशर को रिलीज करना बंद कर देती है। प्रेशर को रिलीज करना बंद कर देने के बाद हमारे मिंगे एक गहरी सी सांस छोड़ते हुए कहती है कि अच्छा है, मुझे लगा कि मैं अब 7th लेवल बैटल में इसी तरह से खींची चली जाऊंगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए लूना से कहता है कि इस तरह से मुझे छूना बंद करो, अगर तुम्हें मुझ में दिलचस्पी है तो चलो बैठते और बातें करते हैं। अगर हम बैठकर बात करेंगे तो हम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जान पाएंगे। ये सुनने के बाद लेडी लूना भी उस बात के लिए मान जाती है। ये सुनने के साथ ही जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे अंदर लेकर जाने लगता है और उन दोनों को इस तरह से करता हुआ देखकर हमारे जो मिंगे है कुछ समझ नहीं पा रही होती है। लेकिन तभी हमारा जो ग्रे है वो अपनी जगह पर से उठते हुए मिंगे के पास आकर उसे कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो यानली वो लेडी लूना को छेड़ रहा है। ये सुनने के बाद जो मिंगे ग्रे से कहती है कि इस तरह की बकवास की बातें करना बंद करो, हम क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि जो लेडी लूना है वही मेरे स्टेप फादर को छेड़ रही है। फिर हमें लेडी लूना और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठे होते और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए जो लेडी लूना है वो अपने मन में कहती है कि जो एम्परर जुन ने कहा था वो बिल्कुल सही था, ये एक सेंट है, अगर ये सेंट नहीं होता तो वो मेरे हमले को कभी भी इतने आसानी से नहीं रोक पाता। लेकिन जब वो उसके माथे पर से मेरी उंगली हटा रहा था तब उसने अपने पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया, यहाँ तक कि मुझे उसके अंदर से किसी भी तरह का ऑरा महसूस नहीं हुआ और उसने काफी आसानी से मेरे हमले को नलीफाई कर दिया। उसकी जो कल्टीवेशन है वो मुझसे कई गुना ज्यादा आगे है, बिल्कुल वो ग्रेट दाव के अंत में रहने वाला एक पर्सन है। लेकिन मुझे केयरफुली से यहाँ पर काम करना होगा, मुझे इनका ग्रेट डेजोलेशन में आने का क्या पर्पज है उसका पता लगाना होगा। अगर इनका यहाँ पर आने का कोई गलत मकसद होगा तो जो डेमंस और जो ह्यूमन क्लैन है वो खामखा इस केओस में फंस जाएंगे, इसलिए मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तब मुझे इमोर्टल लगे, इसीलिए मैंने काफी ज्यादा रैशली एक्ट किया। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में कहता है कि जो यंग लेडी है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, लगता है कि वो मुझे काफी ज्यादा पसंद करने लगी है, क्या इसे पहले नजर वाला प्यार कहते हैं। जब मैं इस दुनिया में आया था तब मैंने 10 साल सिर्फ घास काटने में ही बिता दे, मेरे पास कोई अच्छी फाउंडेशन भी नहीं है और अभी के लिए मैं अपनी स्टेप डॉटर के घर में रह रहा हूँ, क्या अभी के लिए मैं प्यार करने के लायक भी हूँ। लेकिन ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि जब तक कि मैं कुछ हासिल नहीं करता तब तक मैं उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये किस्मत कितनी ज्यादा क्रूएल है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर लेडी लूना से कहता है कि मेरा नाम यांगली है, आपका नाम क्या है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सुनने के बाद जो लूना है उसे ये लगने लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे नकली नाम बता रहा है, क्योंकि हर एक सेंट का जो नाम होता है वो हेवनली दाव के साथ रेजोनेट होता है। अगर वो ऐसा ही चाहता है क्यों ना फिर मैं भी उसे अपना नकली नाम बता दूं। इतना कहने के बाद जो लेडी लूना है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को नकली नाम बताती है। उस नाम को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए लूना से कहता है कि तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही है। ये सुनने के बाद जो लेडी लूना है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि जब एम्परर जुन मुझसे मिलने के लिए वहां पर आए थे तब मैंने देखा कि उनके चेहरे के ऊपर काफी ज्यादा चोट के निशान है। जब मैंने उनके बारे में इसके पूछताछ की तो उन्होंने मुझे आपका नाम बता दिया, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गई। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में जाते है, उससे कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि वो एक हेवनली एम्परर होने के बावजूद भी रोते हुए जाकर इनसे मेरी कंप्लीट कर दी।
और इस डीजन को अगर कोई प्रॉब्लम थी तो सीधा मेरे पास आता, आखिर उसने इस सुंदर से कन्या को क्यों परेशान किया। और अगर ये लेडी नुवा मेरे सुंदर से चेहरे के ऊपर फिदा होते हुए मुझसे प्यार न करने लगी होती तो इस बात पर मेरे डीजन को काफी ज्यादा पीटता। डिंगे हाकना, कायर और चालाक, कितना नीच आदमी है वो। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही हमें हेवनली कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा डीजन बैठा होता है कि तभी उसके सर के ऊपर काफी ज्यादा काले बादल मंडराने लगते हैं। और जो कुछ भी हमारे मेन कैरेक्टर ने डीजन के बारे में कहा होता है उस चीज की डीजन को सजा मिल रही होती है, यानी कि उसके ऊपर थंडल गिर रही होती है। और डीजन को भी ये पता नहीं लग रहा होता है कि आखिर अचानक से मेरे ऊपर इतने सारे थंडर क्यों पड़ रही है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि नोआ से कहता है कि ये सब गलत फहमी की वजह से हुआ था। और मैं आपको बता दूं, जो नोआ है उसने हमारे मेन कैरेक्टर को नकली नाम बताया, लेकिन मैं उसे नोआ कहकर ही पुकारूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नोआ से कहता है कि तुम काफी ज्यादा यंग हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। तुम्हें उस डीजन जैसे आदमी से दूर रहना चाहिए। अगर तुम उसके इर्द गिर्द रही तो तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। ये सुनने के बाद जो नोआ है वो अपने मन में कहती है कि इसने जो कुछ भी कहा है मैं उसे फॉलो नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसके बैकग्राउंड को पूरी तरह से नहीं जानती, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे इसके अंदर इंटरप्ट नहीं कर पाऊंगी। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर नोआ से कहता है कि वैसे नोआ, आखिर तुम क्या काम करती हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो नोआ है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहती है कि क्या वो मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। क्या ये मिस्टीरियस सेंट ये जानना चाहता है कि मैं ग्रेट मैंगो को डिसेंडेंट हूँ या नहीं। इतना सोचने के बाद हमारे नोआ हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं एक नेचुरली बोर्न बीइंग हूँ, जिसे कि दाव क्रिएशन ने शेप दिया है, और मैं एक इनेट स्पिरिट हूँ। और जहाँ तक बात रही रहने की, मैं वापालिस में रहती हूँ। नोआ के नेचुरल बोर्न वाली बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि नेचुरल बोर्न यानी कि ये एक ऑर्फन है, कितनी ज्यादा दुख की बात है। लेकिन वापालिस, इसके बारे में मैंने पहले कहीं पर तो सुना था। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक सेंट का सामना किया है जिसका क्या नाम सुप्रीम इम्प्रेस नोवा है, जिसके वजह से ये जो अल्टीमेट इनविंसिबल क्रिएशन सिस्टम है वो तुम्हें प्रमोट करता है और साथ ही में हेवन एंड अर्थ क्लैमिटी मिशन को भी एक्टिवेट करता है। और होस्ट क्रिएशन सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जो क्लैमिटी के बाकी के जो की फैक्टर्स है उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा। और इसी के साथ में सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ रिवॉर्ड भी देता है। सबसे पहले 5 कलर्ड क्योस डिवाइन स्टोन होता है, दूसरा क्रिएशन एसेंस ऑफ 9 हेवन सॉइल होता है जो कि हमारे सिस्टम के स्पेस के अंदर होता है, जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर जब चाहे चेक कर सकता है। सिस्टम की वो सारी नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को ये पता चल जाता है कि जो वो पैलेस है वो नोआ का पैलेस है। जिस बात से हमारा मेन कैरेक्टर चौंकती है वे नोआ से कहता है कि क्या तुम वो पैलेस में रहते हो, अब मुझे ये मत बताना कि तुम। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो नोआ, जो मिंगे और जो ग्रे होता है उन्हें लगने लगता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर उसने नोआ के असली पहचान को पता लगा लिया है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वही पर होतियों वाले हरकतें करते हुए नोआ से कहता है कि क्या तुम वो पैलेस में नौकरानी का काम करती हो। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद वो जो तीनों लोग हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नोआ से कहता है कि मैं तुम्हारे फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे और ज्यादा देर तो कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। मैं काफी ज्यादा गरीब घराने से आता हूँ, जिसके वजह से मैं तुम्हें कुछ भी ऑफर नहीं कर सकता। अभी के लिए तुम्हें वापस जाना होगा, लेकिन फ्यूचर में जब मैं कुछ बड़ा हासिल कर लूंगा तब मैं तुम्हें ढूंढते हुए वापस में जरूर आऊंगा। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो नोवा है वो अपने मन में कहती है कि आखिर मेरी किस तरह की फीलिंग, अगर तुम अचीवमेंट को पाना चाहती हो तो जो बाकी के लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होगी। मेरे सामने ये जो सेंट बेटा है उसकी जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा, यहाँ तक कि वो मुझसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि अगर मैंने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए इसे देखा तब भी मुझे ऑर्डिनरी इमोर्टल के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतना सोचने के बाद जो नोवा है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अगर तुम फ्यूचर में ग्रेट अचीवमेंट को पाना चाहते हो तो इससे मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन इस ग्रेट डिसोल्यूशन रिलम के अंदर एक ऐसी रेस है जो कि काफी ज्यादा इनोसेंट और काफी ज्यादा काइंड है, जो कि ह्यूमन रेस है। अगर तुम कुछ करना चाहोगे तब काफी ज्यादा तूफान मचेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन लोगों को प्रोटेक्ट करो। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए नोआ से कहता है कि क्या बस इतना ही करना है, तो फिर ठीक है, मैं सारे ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करूंगा। उसके इतना कहने के साथ ही उस ग्रेट डिसोल्यूशन रिलम में काफी बड़े बड़े बदलाव आने लगते हैं, जिन बदलावों को जो डीजू ने वो भी महसूस करता है और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि जो डीमंस की किस्मत है वो काफी ज्यादा दबने लगी है। मैं आपको बता दूं, इस मांगा के अंदर डेविल और डीमन दो अलग अलग है। डेविल यानी कि हमारी मिंगे जिस क्लैन से आती है वो सब लोग
डेविल क्लैन से और डेमन क्लैन अलग है। डीजून के इतना कहने के साथ ही वहाँ पर से सीन चेंज होकर हमें पहाड़ों के अंदर एक केव का सीन दिखाया जाता है, जिसके के अंदर कोई तो कल्टीवेशन कर रहा होता है कि तभी अपने आंखें खोलते हुए कहता है कि मेरी जो कल्टीवेशन है वो हेवन और अर्थ के द्वारा दबाई जा रही है। यानी कि आदमी भी डेमन क्लैन से आता है। और हमें ह्यूमन रेस को दिखाया जाता है जिनके के अब से काफी ज्यादा अच्छे दिन आने वाले होते हैं। फिर हमें होंगजुंग को दिखाया जाता है जिसके पास भी एक खबर पहुंच जाती है और बाकी के जो बचे हुए 5 सेंट थे उन्हें भी ये पता चल जाता है कि जो ह्यूमन रेस है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे जो नुवा है वो खड़े होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करने लगते हैं। उससे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। फ्यूचर में अगर तुम्हें किसी बात की जरूरत पड़े तो तुम बिंदास मेरे पास आ सकती हो। मैं तुम्हें अपने से जितना तुम्हारी मदद कर पाऊंगी उतना मैं जरूर करूंगी। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि मैंने बस कैजुअली एग्री किया था। ये बस कैजुअली कह रहा है, लेकिन इसके वजह से इस दुनिया में क्या क्या चेंजेस आ रहे इसे भी नहीं पता है। और जो लेडी नोवा है वो अपने मन में कहती है कि जो डेमन क्लैन और जो विच क्लैन है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है। और एक बार उनके लीडर्स को ये पता चल गया कि जो फॉर्चून है पूरी तरह से ह्यूमन रेस के तरफ हो चुका है, तो वो ह्यूमन रेस के ऊपर नजर बनाए रखेंगे और उन्हें पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मुझे जल्द से जल्द जाकर उन सारी चीजों की देखभाल करने की जरूरत है। इतना सोचने के बाद जो लेडी नोवा है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ठीक है दोस्त, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे जाने के लिए कह देता है। ये सुनने के बाद जो लेडी नोवा है वो मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जो लिटिल ग्रे है वो अपने मन में कहता है कि लेडी नोवा और मैं एक ही रेस से आते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो उसे छुपा कर रखेंगी। और जब होंगजुंग पर्पल हेवन पैलेस के अंदर दाव के बारे में सिखा रहा था तब मैं भी वहां पर था, लेकिन किस्मत से जो लेडी नोवा है वो सेंध बन गई और मैं वही का वही पर ही रह गया। मैं एक डेमन किंग हूँ जो कि सेंध बनते बनते रह गया। हमारा ग्रे अतीत के बातें सोच रहा होता है कि तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर आते है। उससे कहता है कि हे लिटिल ग्रे, आखिर तुम जमीन पर क्यों बैठे हो। हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज सुनने के बाद जो हमारा लिटिल ग्रे काफी ज्यादा मासूम सा चेहरा बनाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखने लगता और अपने मन में कहता है कि अब समय आ चुका है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान से चिपके रहूं। लिटिल ग्रे को इतना ज्यादा मासूम बनता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर इसके साथ क्या गलत है, क्या ये बीमार हो चुका है। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लिटिल ग्रे को एक जोरदार लात मारता है, जिसके वजह से लिटिल ग्रे उड़ते हुए जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है और वो लिटिल ग्रे के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अब से तुम मुझसे दूर रहोगे। हमारे मेन कैरेक्टर को अचानक से गुस्सा होता हुआ देखकर जो लिटिल ग्रे काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि मैं तो बस उसकी तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा था, तो इसमें इतना ज्यादा गुस्सा करने वाली क्या बात थी। और जो मिंग है वो भी परेशान होते हुए अपने मन में कहती है कि जो स्टेप फादर है उनका गुस्सा कभी भी और अचानक से निकल के आता है, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जब मैं सिस्टम के अंदर रिवॉर्ड्स को चेक कर रहा था तब मैंने रियलाइज किया कि जो 5 कलर क्योस डिवाइन स्टोन है और जो क्रिएशन एसेंस ऑफ 9 हेवन सॉइल है वो नोवा से रिलेटेड है। और हमारा मेन कैरेक्टर नोवा को याद करते हुए कहता है कि वह पैलेस की फेरी को ये पता होगा कि आखिर इन चीजों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कैसल के अंदर जाते हुए कहता है कि इस बार भी सिस्टम ने मुझे ये नहीं बताया कि आखिर उन रिवॉर्ड्स का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, आखिर मैं उनके साथ क्या करूँ। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम ने उसे जितने भी रिवॉर्ड्स दिए हो तो उन सारे रिवॉर्ड्स को बाहर निकाल लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्टोन को उठाते हुए कहता है कि सिर्फ नोवा के नाम से सिर्फ मैं उसकी स्टोरीज के बारे में जान सकता हूँ जो कि हेवंस की सुधारता है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्टोन के अंदर किसी तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो। और सिस्टम ने मुझसे ये कहा था कि जब मैं हेवन और अर्थ की क्लैमिटी के की फिगर से इनकाउंटर करूंगा तब यह पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। अब मुझे समझ में आ गया कि आखिर नोवा ही इसे क्यों एक्टिवेट कर सकती है। मिथ्स के हिसाब से जो होली मदर नोवा है उन्होंने ह्यूमंस को बनाया और साथ ही में जो हेवन है उसे पैच भी किया, लेकिन आखिर कौन सी ऐसी फिगर्स है जो कि इस इवेंट को ट्रिगर कर सकती है। मैंने पहले कभी माइथोलॉजी के बारे में केयर नहीं की, जिसके वजह से अब मुझे की फिगर ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को ये बात याद आती है कि जो गोंग गोंग स्मैशिंग बाउजो माउंटेन है उसने लेडी नोवा के हेवंस को सुधारने की
आवश्यकता को गति दी थी कि इसे भी इसके अंदर काउंट किया जा सकता है। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास से मारा ने दिए हुए सीक्रेट टेक्स्ट बुक को बाहर निकालने लगता है। उसे निकालने के बाद कहता है कि इससे मैं पता लगा सकता हूँ क्या कि ग्रेट डिसोलेशन रिलम के अंदर गोंग किस तरह की फिगर थी। मुझे याद है कि उसने काफी सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। इतना कहने के बाद वो टेक्स्ट बुक को ओपन करता है, लेकिन ओपन करने के बाद जब वो उसे देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। जिस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने सर को पीटने लगता है और कहता है कि इसके अंदर जो लिखा है उसे पढ़ने के लिए मुझे सीक्रेट टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर मिंगे को आवाज लगाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज सुनने के साथ ही जो मिंगे है वो 240 की स्पीड के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंच जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसी टेक्स्ट बुक को मिंगे को देते हुए उससे कहता है कि क्या तुम मुझे पढ़कर बता सकते हो क्या आखिर ग्रेट डिसोलेशन के अंदर किस तरह की फोर्सेस है। उस किताब को लेने के बाद हमारा जो मिंगे है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि लेकिन स्टेप फादर आप ये सब क्यों करना चाहते हैं। सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि क्योंकि जो ग्रेट डिसोलेशन रिलम है वो काफी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए मैं चारों ओर अपनी नजर घुमाना चाहता हूँ। बाहर जाने से पहले यहाँ पर की सारी चीजों को मुझे जानना चाहिए। ये सुनने के बाद जो मिंगे वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए उस बुक को जलाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि आप चिंता मत करें स्टेप फादर, मैं आपको ग्रेट डिसोलेशन रिलम के अंदर जो फोर्सेस है उनके बारे में बताऊंगी। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मिंगे को परमिशन दे देता है कि तुम मुझे बता सकते हो। ये सुनने के साथ ही हमारे मिंगे है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि जो ग्रेट डिसोलेशन रिलम है पूरी तरह से स्कीमिंग और खून से भरा हुआ है। जो डीमन क्लैन और जो विच क्लैन है वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, जिसके वजह से हेवंस की जो 10 डायरेक्शन है उनके अंदर जितनी भी रेसेस आती है वो हमेशा ही वॉर के अंदर घिरी हुई रहती है। वो सब लोग एक ही रास्ते पर चलते हैं। तुम मुझे मार डालोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तुम्हें जान से मार दूंगा। इसी तरह की ग्रेट डिसोलेशन जगह है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं एक नॉर्मल सा मोटल हूँ, आखिर मैं गोंग के क्यों तलाश कर रहा हूँ। वो अकेला आदमी एक समय पर कई सारे पहाड़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो आखिर मैं उसके करीब भी कैसे जा सकता हूँ। अगर मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे कल्टीवेशन सीखना ही होगा। कम से कम मुझे एक उड़ने की टेक्निक तो सीखनी होगी, नहीं तो मैं ठीक से भाग नहीं सकता। मिंगे और मारा के पास मिथिकल एबिलिटीज है, क्या मैं उन्हें अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। नहीं, वो मेरा स्टाइल नहीं है। लगता है कि मुझे इस अंडरवर्ल्ड को छोड़कर ग्रेट डिसोलेशन में जाकर मेरे लिए एक मास्टर ढूंढना होगा। लेकिन कोई भी पावरफुल मास्टर मुझे डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही देरी से अपनी कल्टीवेशन शुरू की होगी। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से सोचता हुआ देखकर जो मिंगे वो भी कुछ समझ नहीं पा रही होती।